हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक के एक्सरसाइज थर्ड जो मैथमेटिक्स के हैं उसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा। उससे पहले जानते हैं एक्सरसाइज 3.1 में क्या पढ़ना है। तो 3.1 जो एक्सरसाइज है इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सबसे पहले जाना है दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। युग्म का तात्पर्य है जोड़ा से। दो दो समीकरण होंगे और दो चर भी होंगे। दो समीकरण और दो चर और होंगे रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या है इसके बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कितने विधि का प्रयोग करते हैं और उनके विधि के अंदर उसके सॉल्यूशन के टाइप्स भी जानेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रैखिक समीकरण का तात्पर्य है ऐसा समीकरण जो एक घातीय हो। एक घातीय समीकरण को ही रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि एक घातीय समीकरण का जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम हो गया रैखिक समीकरण। तो इसके पहले के चैप्टर में पढ़े थे द्विघात समीकरण, त्रिघात और चार घातीय समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण में एक चर का प्रयोग था, त्रिघात में भी एक चर का प्रयोग था और चार घातीय समीकरण में भी एक चर का प्रयोग था। लेकिन अब दो चर का प्रयोग करना है और दो चर क्या ले सकते हैं, एक्स वाई के रूप में ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, एल एम ले सकते हैं। कोई दो चर होगा समीकरण में और घातांक कितना होगा, एक। दोनों चर का घात एक ही होना चाहिए, यानी एक्स वाई लेंगे तो एक्स का भी पावर 1 और वाई का भी पावर 1 होना चाहिए। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। युग्म का तात्पर्य जोड़ा से। दो समीकरण होंगे तो जब दो समीकरण होंगे तो 1 2 करके उसका अलग कर देंगे उसके पदों को। अब जानते पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है और इसको परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का स्वरूप क्या होता है। तो इसका सामान्य स्वरूप जानते हैं। सामान्य स्वरूप इस तरह से होता है युग्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। चूंकि समीकरण है इसलिए इक्वल टू 0। बहुपद पढ़े थे इसके पहले, बहुपद में बराबर देखिए 0 नहीं आता है समीकरण में 0। अब एक्स वाई दो चर है यहाँ पर कौन क्या है उसको बताएंगे। अभी एक तो समीकरण लिखे हैं, युग्म बनाते हैं। युग्म बनाने के लिए पुनः एक समीकरण लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम दो दो समीकरण लिख दिए, दोनों समीकरण में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है, तो इसमें अंतर तो कुछ करना होगा। तो a1 b1 c1, a2 b2 और c2 ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो a1 b1 c1 हो गया, a2 b2 c2 हो गया। तो इस तरह से अब समीकरण में दोनों में अंतर मालूम पड़ रहा है। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बातें हैं, उसको लिखते हैं। यहां एबीसी के बारे में क्या है, तो यहां ए बी सी के स्थान पर वास्तविक संख्या है। ए बी तथा सी वास्तविक संख्या है। अब जानते हैं सब अच्छी तरह से, एक्सरसाइज 1 में पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। लेकिन ध्यान में रखें ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहां ए बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और एक पॉइंट यहां ये रखना है, तथा या और लिख सकते हैं, और ए तथा बी का मान शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब शून्य नहीं होना चाहिए क्यों कह रहे हैं, अब जगह उसको जानते हैं। शून्य यदि कर देंगे इसका मान, तो एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 0, तो चर तो 2 समाप्त हो जाएगा ना। एक्स यदि ए का मान 0 करते हैं तो एक्स हट जाएगा, तो सिर्फ वाई बचेगा, तो एक चर वाला समीकरण हो जाएगा ना।
दो चर तो रहे नहीं, इसलिए x और y के गुणांक जो होते हैं उसका मान 0 को छोड़ के बाकी कोई वास्तविक संख्या ले सकते हैं। ठीक है, ये था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, सामान्य स्वरूप, एक स्ट्रक्चर के रूप में। अब इसमें संख्याओं को अलग अलग रूप से बैठा सकते हैं, चर को भी एक्स वाई को भी बदल सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, एलएम लिख सकते हैं। अब जानते हैं इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं, कितने टाइप्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसको दो टाइप्स इसको सॉल्व करने का है, हल करने की विधियां। तो हल करने की विधियां क्या है? दो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए दो मेथड है। पहला तो ज्योमेट्रिकल मेथड है, यानी ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल मेथड अर्थात ज्यामितीय निरूपण विधि। अब ज्यामितीय निरूपण का दूसरा नाम आलेखी विधि भी है, कुछ लोग इसको ग्राफी विधि भी कहते हैं। ज्यामितीय निरूपण या ऐसे कहेंगे ग्राफीय या ऐसे कहेंगे आलेखीय या आलेख विधि। चेंज करके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ज्यामितीय निरूपण करें, द्वारा हल करें, ग्राफ खींचकर हल करें, आलेख खींचकर हल करें, एक ही बात है, सबका तात्पर्य एक ही से है। तो दूसरा मेथड क्या है? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। मेथड्स करेंगे इसमें, क्यों मेथड्स करें? क्योंकि इसकी विधियां हैं। अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत जानते हैं अब कौन कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपके क्लास 10th में 3 मेथड का प्रयोग किया गया है, इसको 4 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक मेथड एक्स्ट्रा इसमें बता रहे हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बुक में 3 ही रूल्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का पहला मेथड हम बता रहे हैं। पहला जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का तात्पर्य है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, यानी x या y का मान को निकालना है और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी उसको हटा करके इसके स्थान को रख देंगे। प्रतिस्थापन विक्रिया पढ़ चुके हैं ना केमिस्ट्री में, वही है प्रतिस्थापित यह करना है, उसको हटा के उसके जगह मान को रख देंगे, दूसरा मान अब ज्ञात हो जाएगा। तो उसमें इसको रूल्स को डिटेल करेंगे, उस समय इसका विस्तार से समझें। ठीक है, दूसरा विधि क्या है? एलिमिनेशन मेथड। यानी इसको कहते हैं लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि, लुप्तीकरण या विलोपन विधि। तो इसमें विलोप कर देना है। और तीसरा जो विधि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें क्या करेंगे? वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में जानेंगे x और y का मान वज्र गुणन अर्थात क्रॉस करके गुना करके निकालते हैं, इसके फॉर्मूला को बता देंगे, उसके बाद उसी का प्रयोग करके हल करेंगे। ठीक है,
वज्र गुणन विधि, वज्र पता होगा, तेरा मेरा होता है, हड्डियों से बना हुआ होता है वज्र, जो यदि धार्मिक दृष्टिकोण से कहे तो इंद्र भगवान के आगे हाथ में रहता है, उनका हथियार है वज्र। ठीक उसी तरह से क्रॉस करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया वज्र गुणन। ठीक है, ये तो 3 विधियां दी गई है, लेकिन यदि आप चाहें तो एक चौथी विधि भी हम बता रहे हैं, जो बुक में तो नहीं है, लेकिन उससे भी प्रयोग करेंगे तो बना सकते हैं। वो उसका नाम है कंपैरिजन मेथड। बुक में ऐसे इस विधि का प्रयोग, चौथा जो रूल्स लिखा रहे हैं, इसका प्रयोग करके सॉल्व करने नहीं आएगा, लेकिन आप बना सकते हैं उस विधि का। हम उस विधि से भी सवाल को सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि। तो ये कुल हो गए अलजेब्रिक मेथड में 4 विधियों से हल कर सकते हैं समीकरण को, और एक ग्राफीय विधि है, तो कुल मिलाकर हो गए 5 तरह से। एक प्रश्न का सॉल्यूशन 5 तरीके से कर सकते हैं, और पांचों में जो एक्स वाई का मान आएगा बिल्कुल सेम आएगा। यही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्य विधियां, और इसी का प्रयोग इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे मेथड का, फिर तीसरे का, चौथे का प्रयोग इसका नहीं करेंगे, फिर भी इसका प्रयोग करके हम बताएंगे सवाल। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट में 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व की बात। तो जानते हैं आफ्ताब और पुत्री के बीच में मान के चलते हैं, ये वह आफ्ताब, ये है उसकी पुत्री डॉटर। ठीक है, और दोनों का आयु वर्तमान में जब भी रहे आयु के से संबंधित सवाल, तो वर्तमान आयु को मानेंगे एक्स वाई के रूप में। इसका एक्स, इसको वाई मान लेते हैं, दोनों का आयु। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, 7 वर्ष पीछे चले जाना है। पूर्व का तात्पर्य जब भी पूर्व कहे तो पीछे, पश्चात कहे तो बाद हुआ। ठीक है, तो 7 साल इसमें माइनस कर देंगे, इसमें भी 7 वर्ष माइनस, 7 वर्ष पीछे चले गए दोनों। 7 वर्ष पीछे दोनों की आयु में संबंध है, एक संबंध, वो संबंध है इसकी आयु और इसकी आयु। क्योंकि पिता है तो इनकी आयु अधिक हो गया, पुत्री है कम, तो इनकी आयु का 7 गुना है। ये 7 वर्ष पहले 7 गुनी थी, फिर कंडीशन चेंज किया है। फिर पिता कहते हैं पुत्री से कि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान में 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, इसमें भी 3 प्लस कर देंगे। 3 वर्ष के बाद कंडीशन क्या है, ये जो आयु है इसकी आयु, ये इसकी आयु के 3 गुनी हो जाएगी, तब बराबर होगा। और ये आयु कितनी है हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी, तब बराबर होगा। ये पहला स्थिति का समीकरण था, ये दूसरा स्थिति का। इसको कथन के रूप में कैसे लिखते हैं, अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, फिर ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो मान लेते हैं जिनका नाम पहले आएगा उसको पहले मानेंगे, उसके आयु को। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, एक्स ईयर मान लिए, तथा पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष, वाई ईयर मान लिए। ठीक है, अब प्रश्न से
ध्यान दें अच्छी तरह से, एक ही बार में हम समीकरण बना रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, पहले दोनों की आयु को लिख दिए। 7 वर्ष पूर्व जाना -7 हो गया। पिता पुत्र से, पुत्री से कहते हैं कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो किससे? पुत्री की 7 गुनी आयु के बराबर 7 से गुना कर देंगे तो था, हो गया, दोनों सेम हो गया। अब इसको हल करके पहला समीकरण प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। x - 7 इक्वल टू 7y, 7 गुना 7 कर देंगे 49, y x सभी पदों को दाएं तरफ से बाएं तरफ लेके आते हैं, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, -7 -7y माइनस हो जाएगा +49 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, x - 7y माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 49 में 7 माइनस कर देंगे तो हो गया 42, प्लस 42 आएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड के लिए क्या करते हैं? सेकेंड के लिए 3 वर्ष बाद की बात करेंगे, 3 वर्ष पश्चात, पुनः प्रश्न से, फिर दोनों की आयु को लिख देते हैं 3 वर्ष के। अब बाद चलते हैं, तो बाद के लिए क्या करना होगा? 3 वर्ष दोनों तरफ प्लस कर देंगे। क्लियर हो गया? पिता पुत्र से, पुत्री से कहते हैं कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो 3 गुनी आयु का हो जाएंगे, 3 से इनको गुना कर देते हैं, तो अब तो बराबर हो गए। पुत्री की आयु का 3 गुना कर दिए, तो दोनों सेम हो गए। अब इसको भी सॉल्व करके समीकरण बना लेंगे। x + 3 इक्वल टू 3y + 9, दोनों को क्रॉस कर लेते हैं। x + 3 इक्वल टू माइनस हो जाएगा -3y - 9 इक्वल टू 0। x - 3y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। अतः बीजगणितीय रूप क्या हो गया? बीजगणितीय रूप ये हुआ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्लियर करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो गया x - 7y + 42 इक्वल टू 0, और सेकेंड हो गया x - 3y - 6 इक्वल टू 0। ये दोनों हो गए बीजगणितीय रूप। अब इसके बाद ग्राफ खींच करके देखेंगे। ये रफ कार्य थे, इनको लिखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अब बताएंगे इसका ग्राफ खींच करके, ठीक है। तो अब इसका बीजगणितीय रूप का ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो ग्राफीय निरूपण करना है, सिर्फ अभी हल आवश्यक नहीं कहा गया है, लेकिन हल करके भी हम आपको दिखाएंगे। ग्राफीय निरूपण, ठीक है। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं उसको बताते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से x या y का मान ज्ञात करके एक तालिका ज्ञात करेंगे। 2 मान निकालना है x के और 2 y के मान। न्यूनतम 2 है, अधिकतम 3 निकाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम 3 निकाल करके बताएंगे। तो पहला समीकरण पहला समीकरण से लेते क्या है? x - 7y इक्वल प्लस 42 इक्वल टू 0 दिया है। इसे x का मान ज्ञात करते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +42 इधर आएगा -42 होगा, और -7y इधर आएगा +7y। तो प्लस वाला को आगे लिखते हैं, माइनस वाले को पीछे लिखते हैं। हो गया? तो इस पहला समीकरण से ज्ञात हो गया। अब इसमें x और y का मान ज्ञात करना है और तालिका को भरना है। 3 मान और 2 मान के बारे में बता देते हैं। यदि 3 मान ज्ञात करेंगे तो यदि आलेख खींचने में कहीं त्रुटि होगी तो तीनों बिंदु एक सीधे में नहीं आएंगे, एक सरल रेखा में नहीं आएंगे, जिससे पता कर सकते हैं कि हम ग्राफ बनाते समय कुछ गलतियां कर चुके हैं। यदि 2 मान देते हैं
तो ग्राफ खींचने में यदि समीकरण में कुछ हल करने में त्रुटियां हुई है तो भी पता नहीं कर पाएंगे कि सही ग्राफ खींचे है या गलत। तो ये लाभ है 3 मान निकालने से। अब y का मान कुछ रखते हैं और उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे 22, तो 7 ही रख लेते हैं। तो 7 इंटू 7 7 49 हो गया, 49 में 42 घटाएंगे 7 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से मान के लेते हैं 2 रखते हैं, तो 7 दूना 14, 42 में 14 घटा देंगे, 14 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और या 3 रखेंगे तो ऐसे फिर 5, एक माइनस प्लस दोनों रखना चाहिए मान। यदि ग्राफ कॉपी छोटा हो तो मान 5-7 के अंदर ही समाप्त कर ले, अच्छा रहेगा, नहीं तो 10-12 का भी मान आएगा तो चलेगा। तो क्या करेंगे, पहले 2 रखेंगे मान, माइनस में भी मान रख सकते हैं, क्योंकि समीकरण बड़ा हो जाता है इसलिए हम माइनस मान नहीं रखेंगे। माइनस रखेंगे तो कम से कम बहुत बड़ी संख्या आ जाती है। तो रखते हैं, यहाँ आता है कितना 38। आप इसके बाद मान लेंगे 5 लेते हैं। ठीक है, 5 लेते हैं, 5 7 35वां और 42 घटाना है, कितना आएगा 7। 35 से घटा देंगे 42, 7 आएगा, लेकिन 7 क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 35 में ना 42 माइनस करना है। क्लियर हो गया, इसका तालिका बना लिए। अब इस तरह से अब करना क्या है, इतना बड़ा अंक आ गया, 2 ही मान का प्रयोग कर पाएंगे, इसलिए हम अब समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। समीकरण 2 से जैसे फर्स्ट समीकरण के लिए किए हैं वैसे सेकंड में करेंगे। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू ज्ञात कर लेते हैं, माइनस 3y इधर आएगा प्लस 3y होगा, प्लस वाला को आगे करेंगे अच्छा रहता है, माइनस प्लस हो गया। अब इससे भी तालिका ज्ञात कर लेंगे, x y, इस तालिका को भर लेंगे और भरने के बाद x का मान को लेते हैं, अब y का मान कुछ भी लेंगे, 1 ले लेते हैं, तो 6 3 इंटू 1 3 और 6 9 हो गया। माइनस 1 लेते हैं तो माइनस 3 हो गया, 6 में से 3 माइनस कर दिए, 3 आ गया। इसी तरह से यदि लेते हैं 0 भी मान ले सकते हैं, 0 ले लेते हैं, y का मान 0, 3 इंटू 0 0 हो गया, 6 का 6 हो गया, 3 मान ज्ञात कर सकते हैं, 0 भी मान ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आलेख खींचेंगे तो मान जितना कम में समाप्त हो जाए, 10 के अंदर समाप्त हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ग्राफ आसानी से होता है। और बड़े मान भी कभी कभी कुछ परिस्थितियों में, कुछ समीकरणों में बड़े मान ही प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए अलग हल करने के लिए कुछ तकनीक अपनाते हैं आलेख खींचते समय। एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रचना करेंगे। सबसे पहले क्षैतिज लाइन खींचेंगे जिसको एक्स अक्ष देते हैं, x1 x हो गया, ये हो गया मूल बिंदु 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लेते हैं, और इधर माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर 1 2 करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है, 3 4 5 6 7। ये ग्राफ क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से बना चुके हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब इसमें ग्राफ खींचने का काम करेंगे, दिया है 7 7 7 मान लिए हैं, तो यहाँ 7 हो गया, प्लस प्लस है दोनों 7, और 7 के सामने पॉइंट दे देते हैं, ये हो गया 7 7 का मान, पहला समीकरण से ले रहे हैं। दूसरा मान क्या है,
2 तो 38 तो यहाँ है नहीं, इसलिए हटा देते हैं। 5 एक्स अक्ष पर क्या दिया है, -7। एक्स अक्ष पर देखेंगे -7 यहाँ आगे नहीं है तो भगा के बना लेंगे, -7 हो गया। और y में क्या 5 -7 और +5 के सामने बिंदु देंगे, -7 और +5 दोनों बिंदुओं को मिला देना है एक स्केल को रख करके, ठीक है। यहाँ बोर्ड है इसलिए स्केल का प्रयोग नहीं कर सकते, और एक आलेख खींच करके इस तरह से मिला देंगे। पहला समीकरण का आलेख है इसलिए इसमें पहला समीकरण को लिख देते हैं, x - 7y + 42 = 0। -7 के सामने 5 के सामने दिए, पहले x अक्ष पर दिखेंगे, फिर उसके बाद y अक्ष, ये y अक्ष है। अब दूसरा समीकरण में आते हैं, 9 दिया है, 9 तो है नहीं इसलिए छोड़ देते हैं उसको। 3 में -1 3 और -1 यहां हो गया, ये बिंदु आ गया 3 - 1। दूसरा पॉइंट है 0, 6 में 0 तो 6 और y का मान 0 तो यहीं पर हो गया 6 और 0, 6 0 हो गया। ये दोनों को मिलाते हुए ग्राफ खींच देंगे, हो गया। इसको आगे की ओर भी बढ़ा देना चाहिए, इस पे समीकरण जहां जहां स्पेस हो वहां समीकरण लिख देंगे। यहां लिख देते हैं हम x - 3y - 6 = 0। इस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं आसानी से। ये थे ग्राफ, और ग्राफ खींचने के लिए एक्स अक्ष y अक्ष बनाते हैं, जो एक रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक समीकरण का ग्राफ क्लास 9 में खींच चुके हैं, अभी दोनों ग्राफ खींचना सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका हल नहीं करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु हल होते हैं, यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु नहीं दिख रहा है इसलिए हल इससे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसके अगले क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।